अस्सलाम वालेकुम बच्चों आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? स्क्रीन साफ नज़र आ रहा है? मैं साफ नज़र आ रहा हूँ आप लोगों को? बच्चों वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हो तुम लोग? सेट हो? पिछले वीक आप लोगों से मुलाकात नहीं हो ही पाई थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे हमारे पास, तो इस वजह से मैंने कहा बच्चे आज दोबारा आएंगे हमसे मिलने के लिए, क्लास के लिए। बहरहाल बच्चों हमारे पास जो है वो हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में रिलेशनशिप्स ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। साइंसेस में जो बायोलॉजी है उसके दूसरे साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप्स हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन कर रहे थे। और डिस्कशन के साथ साथ हमने ये बात बोली थी कि भाई देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल बायोफिजिक्स, हमने कई सारी एग्जांपल्स निकाली थी बायोफिजिक्स की। फिजिक्स की एप्लीकेशंस क्या है बायोलॉजी के अंदर, हमने उन सबके बारे में बात की थी। इसके अलावा हमारे पास बायोमेट्री, यानी हम मैथ्स को कैसे यूज कर सकते हैं, डाटा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डाटा जमा कैसे किया जाता है, मैथ्स कैसे की जाती है, सारी बातें यहाँ पर होंगी। इसके अलावा वी आर टॉकिंग अबाउट बायोकेमिस्ट्री, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस ह्यूमन बॉडी किसी बायोलॉजिकल सेल के अंदर चल रहे होते हैं, हमने उसकी बात की थी। देन वी बायोजियोग्राफी, उसमें मैंने आपको बताया था, देखो आपको पता होना चाहिए बायोजियोग्राफी के अंदर कि हमारे पास किस किस जगह पे अर्थ में कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक हो गया। देन द फाइनल वन वाज बायो इकोनॉमिक्स, कि आपके पास बायोलॉजी को किस तरह से इकोनॉमी के लिए यूज किया जा सकता है। हाउ कैन वी क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर यील्ड, कि वो हमें कितना पैसा, कितनी इकोनॉमिकल बेनिफिट्स दे सकते हैं, वो सारी बातें बायो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास आ जाती हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। बायोलॉजी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब ये वो टॉपिक है जो शायद आपको सोचने में मजबूर कर दे कि भाई हमें किस तरह से, क्या सिर्फ मेडिकल की फील्ड लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि मैं आमतौर पर बच्चों को बोलता हूँ कि हमारे पास डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, डॉक्टर्स के अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, ऐसी फील्ड्स हैं कि जिसके पीछे डॉक्टर भी नहीं उनके उन फील्ड्स के मोहताज होते हैं। तो यू कैन लाइक चूज एनी वन ऑफ देम इफ यू वांट, बट लेट्स लुक इनटू इट। हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स हैं? तो बच्चों हमारे पास सबसे पहली फील्ड जो है वो है आपके पास मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी वी गो इन एमबीबीएस और बीडीएस। आपके पास जो एमबीबीएस बीडीएस की फील्ड होती है, जो आमतौर पे हर एस्पायरेंट का ख्वाब होता है, जो आप जैसे प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हो के सर हमें जो है ना वो डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने वाले मेडिसिन और सर्जरी की फील्ड में जाते हैं, एमबीबीएस करते हैं वो डॉक्टर बनते हैं, बीडीएस करते हैं वो डेंटिस्ट बनते हैं। तो ये दोनों में से कोई सी भी फील्ड वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सबने एमबीबीएस करना है, या किसी ने बीडीएस भी करना है, या किसी ने कुछ और भी करना है? क्या सारे बच्चे एमबीबीएस वाले ही हैं कि भाई हमें एमबीबीएस के अलावा कुछ नहीं करना जिंदगी? अंशरा कह रही है सर मैं एमबीबीएस करूंगी, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करना है अब। ओके, मतलब एमबीबीएस है, उसके अलावा कुछ और ख्वाब हमने नहीं देखा, हम सिर्फ लाइक डॉक्टर बनेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेंगे। बाकी सारे बच्चे कहाँ गायब हो गए? ओके, डी फार्मेसी। ओ हसन कह रहे हैं मैं डी फार्मेसी करूंगा। वी हैव दिस हमारे पास यहाँ पर। हाँ, तो मेडिसिन के अंदर ही आता है डी फार्मेसी का सेक्शन भी। डी फार्मेसी का सेक्शन भी हमारे पास यहाँ पर आ जाता है बच्चों, जिसको हम डी फार्म कहते हैं। डी फार्मेसी का इट इज वन ऑफ द मोस्ट बूस्टिंग कैरियर इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोबली सबसे बेहतरीन आपको बूस्ट मिलता है इसके कैरियर को अगर आप ज्वाइन करते हैं डी फार्मेसी के, आप डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी बनते हैं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, डॉक्टर्स भी जाहिर सी बात है इसी कंपनी पर डिपेंड कर रहे होते हैं। वाहिद कह रहे हैं कि सर मैं बीडीएस, सर बीडीएस क्या है? बीडीएस आपके पास है बैचलर ऑफ डेंटिस्ट्री, यानी डेंटल साइंसेस की आपके पास जो है वो बैचलर्स की डिग्री आती है। जैसे लाइक एमबीबीएस डॉक्टर होता है, तो आप जो डेंटिस्ट को दिखाते हो वो बीडीएस किया हुआ होता है, ठीक है। आयशा भी कह रही सर मैंने भी एमबीबीएस करना है, इसके अलावा मेरे पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो मेडिसिन एंड सर्जरी इज अ कैरियर ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हमारे पास एमबीबीएस लाइक डॉक्टर। वाहिद कह रहे सर मैं भी एमबीबीएस करूंगा, बीडीएस कोई भी नहीं करेगा। मैं आपको मजे की बात बताऊं बच्चों, आपस की बात है ये, जितना फाइनेंशियल बेनिफिट फार्म डी यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो फार्मासिस्ट होता है उसको मिलता है, उसके बाद बीडीएस वाले को मिलता है, और आखिरी में एमबीबीएस वाले को मिलता है। अजीब सी बात है ये, यानी जो डॉक्टर होता है ना उसकी फाइनेंशियल
यानी जो जो उसके फाइनेंसेस हैं, उसका पैसा जो है वो एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट टू सेक्शंस वो उसको कम मिलता है, यानी उतना पैसा नहीं है एमबीबीएस की फील्ड में जितना फार्मेसी में बहुत ज़्यादा है, बीडीएस में उसके मुकाबले में थोड़ा कम है लेकिन है, और एमबीबीएस में सबसे कम होता है. सो इफ समवन इज ऑप्टिंग फॉर पैसा तो ही और शी कैन गो इन आइदर ऑफ दीज टू फील्ड्स, बीडीएस और फार्मडी इंस्टेड ऑफ एमबीबीएस. लेकिन अगर किसी का पैशन है तो दे कैन गो फॉर एमबीबीएस. ये मेरी अपनी तरफ से. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है क्या बच्चों? आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है नहीं आ रही है? किसी को भी वॉइस का इशू हो तो वो मीटिंग लीव करके दोबारा रिज्वाइन कर ले, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी वाली बात. किसी को भी इशू हो रहा है, किसी को भी इशू होगा तो ठीक हो गया. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू एग्रीकल्चर. कोई बच्चा एग्रीकल्चर लेना नहीं चाहता, इसलिए नहीं चाहता कि वो कहता है कि भाई एग्रीकल्चर की फील्ड अच्छी नहीं होती. एग्रीकल्चर की फील्ड बहुत अच्छी होती है. एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पास आपके जितने भी एग्रीकल्चर फील्ड में प्लांट्स का काम है सर, बिकॉज ऑफ फार्म डी वाले मेडिसिन बना देते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है, फार्म डी वाले मेडिसिन बनाते हैं. कोरोना के ज़माने में तमाम इंडस्ट्रीज आपकी जो है वो नुकसान में जा रही थी. सिर्फ एक इंडस्ट्री थी जिस पे प्रमोशंस लग रही थी, बोनसेस लग रहे थे, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी आपकी. तो ये वो ऐसी इंडस्ट्री है जो कि कभी भी जो है वो डाउनफॉल की तरफ नहीं जाती, क्योंकि दवाइयाँ हर बंदा इस्तेमाल करता है. दवाइयाँ इस्तेमाल करना आप रोक नहीं सकते हो. जहाँ जिस दिन आपने दवाइयाँ इस्तेमाल करना रोक दी तो कोई ना कोई नई बीमारी आ जाएगी, उसकी नई दवाई बन जाएगी, तो ये कभी काम रुकेगा नहीं. ठीक है ना. एग्रीकल्चर की फील्ड की बात कर लेते हैं बच्चों. एग्रीकल्चर की फील्ड आपके पास वो फील्ड है कि जिसके अंदर हम फार्मिंग की बातें कर रहे होते हैं. फार्मिंग कैसे करते हैं उसकी बातें कर रहे होते हैं. समझ लो मेरी बात को कि फार्मिंग कैसे करते हैं उसकी बातें कर रहे होते हैं. ठीक है. अच्छा, अब देखो इसमें बहुत सारी चीजों को देखा जाता है. एक तो ये कि प्लांट ग्रोथ कैसे होती है, जो मैं पॉइंट्स बताता जाता हूं उसको नोट करते जाया करो. प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है उसको हम देखते हैं. दूसरा ये कि प्लांट को प्रोटेक्ट कैसे करना है फ्रॉम डिफरेंट पैथोजेंस. मैंने क्या वर्ड यूज किया भाई बच्चों? पैथोजेंस का वर्ड यूज किया है मैंने. पैथोजेंस कहते हैं वो कीड़े, वो ऑर्गेनिजम्स के जो कि बीमारी कॉज करते हैं किसी के लिए भी. हमारे लिए कोरोना वायरस एक पैथोजन है, हमारे लिए मलेरिया एक पैथोजन है, हमारे लिए टाइफॉइड एक पैथोजन है, हमारे लिए रिंग वॉर्म्स पैथोजन है. ठीक है ना. सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स कब से? मेरे ख्याल में बेटा अपलोड होना शुरू हो गए हैं, जहां तक मैंने देखा था फेसबुक के पेज के ऊपर. ये फेसबुक के पेज में मैंने देखा था ये रिकॉर्ड होना शुरू हो गए थे. मेरा भी लेक्चर एक डाला हुआ था, और एक शायद केमिस्ट्री फिजिक्स वाले कोई नहीं, केमिस्ट्री या शायद कंप्यूटर वाले कोई टीचर हैं थे जिनका एक और का किसी का लेक्चर अपलोड हुआ था. तो मेरे ख्याल में फेसबुक पे अपलोड होना शुरू हो गए. वो मैं और कंफर्म करके आपको बता दूंगा. आसान बोलने सर, फ्रॉग को बायो में क्या बोलते हैं? राना टिग्रीना कहते हैं बेटा उसको. हाँ, तो अभी कितने लेक्चर्स हुए थे हमारे 2 हुए ना, 3 हुए, 3 लेक्चर्स हुए मोस्ट प्रॉब्ली. ये मेरे ख्याल में 4था लेक्चर है मेरा आपके साथ. एक लेक्चर अंडर प्रोसेस होगा, वो भी सेंड हो जाएगा आपको बहुत जल्द, कोई इशू नहीं है. सर यूट्यूब पे है रिकॉर्डेड लेक्चर्स. ओके बेटा जैन ने बताया सर यूट्यूब पे मौजूद है, वहां से जाके हम एक्सेस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है. What was I talking about? I was talking about agriculture. एग्रीकल्चर क्या चीज है? प्लांट्स को ग्रो कैसे करना है, प्लस उनके पैथोजेंस को कैसे टारगेट करना है, खत्म कैसे करना है. क्योंकि पैथोजन प्लांट्स के अगर होंगे तो आपको नुकसान देंगे. हमने नुकसान नहीं था उठाना. अगर नुकसान हो गया फील्ड को तो लोग भूखे मर जाएंगे, और आपकी इकोनॉमिक जो एक कंडीशन है मुल्क की वो सारी खराब हो जाएगी. जाहिर सी बात है, फिर आपको बाहर से इंपोर्ट करवानी पड़ेगी, उसमें आपका पैसा लगेगा. तो ये सारी चीजों को एग्रीकल्चर वाले लेके चल रहे होते हैं. मूविंग ऑन टू हॉर्टिकल्चर. कैन एनीवन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के दरमियान में कोई मुझे डिफरेंस बता सकता है कि क्या होता है? व्हाट इज हॉर्टिकल्चर एंड व्हाट इज एग्रीकल्चर? द डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर. हाँ भाई बच्चों, और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के दरमियान में डिफरेंस किसी को पता है? यस और नो में भी जवाब दे सकते हो कि सर हमें नहीं पता, हमें पता है. हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट्स. ओके, अंशरा कह रही है कि हमारे पास हॉर्टिकल्चर जो है वो नए प्लांट्स की डेवलपमेंट का नाम है. सर हमें नहीं पता. सर पता है. हाँ बेटा जैन, क्या होता है?
ये जो यस वाले हैं, यस वाले तो बता सकते हैं ना कि सर हमें ये पता है, जैसे आंसर ने बताया कि सर नए प्लांट्स की डेवलपमेंट फॉर्मेशन है, उसको हम हॉर्टिकल्चर का नाम दे रहे होते हैं। तो व्हाट लाइक चलो एक चीज हो गई। बाकी लोग जैन, उमर, हसन, दे डू नो कि उन्होंने कहा कि यस सर हमें पता है। सो व्हाट डू यू नो अबाउट हॉर्टिकल्चर? बोलो 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 बेटा बोलो, टेंशन नहीं लो। सो हॉर्टिकल्चर स्टडी होती है अबाउट वेराइटी ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड एक्सेट्रा। ओके ओके, ये जैन कह रहे हैं कि मुख्तलिफ फ्रूट, वेजिटेबल्स वगैरह के बारे में अगर हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ओके, हॉर्टिकल्चर के बारे में बेटा एक बात याद रखना, हॉर्टिकल्चर इज द स्टडी अबाउट गार्डनिंग। गार्डनिंग की स्टडी होती है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कैरियर्स यू कैन बिल्ड अप एज अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी इज दैट कि आप गार्डनिंग के काम कर। अब उसके अंदर कई सारी चीजें लाइक वी हैव मल्टीपल टाइप ऑफ थिंग्स की जो हम ग्रो कर सकते हैं इन गार्डन के अंदर। मिसाल के तौर पे हमारे पास आ गया फॉर एग्जांपल गार्डनिंग के अंदर एक पोर्शन आ गया ऑर्नामेंटल। क्या वर्ड बोला मैंने बेटा? ऑर्नामेंटल प्लांट्स का। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से होते हैं? जिनको हम खा नहीं सकते बट वो खूबसूरती के लिए आपके पास इस्तेमाल हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे गुलाब है, गुलाब को खाते भी हैं ऐसे कुछ लोग, लेकिन गुलाब हो गया आपके पास, और कौन सा हो गया, जैस्मिन हो गया आपके पास, और कौन सा हो गया, गुले दाऊदी हो गया, क्रिसैंथेमम जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास पिचूनिया हो गया, ठीक है, कई सारे और, जरूरी नहीं कि फ्लावरिंग हो, कोई दूसरे प्लांट्स भी हो सकते हैं। तुलसी का पेड़ हो गया हमारे पास, लिलीज हो गई, लोटस हो गया अगर हम उसको कहीं पॉन्ड में पानी में ग्रो कर रहे हैं। तो ये तमाम ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जिनको हम फीड नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, ना खिला सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग कैक्टस को भी यूज करते हैं विच इज अ वेरी गुड प्लांट। अगर कभी आपने कैक्टस के फ्लावर को देखा हो, बड़ा बहुत खूबसूरत सा, वो उसकी जो टॉप होता है ना, उसके ऊपर गोल सा कैक्टस बना होता है, उसके टॉप के ऊपर आपके पास फ्लावर ब्लूम करता है, बड़ा खूबसूरत सा, और उसके ऊपर बहुत एकदम से कुछ दिनों के लिए ब्लूम करता है, उसके ऊपर एकदम से धावा बोल देते हैं इंसेक्ट्स पॉलिनेशन के लिए। वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। तो कैक्टस हो गया, मुख्तलिफ जैस्मिन्स हो गए, और कुछ अच्छी फ्रेगनेंस वाले भी हो गए, मुख्तलिफ प्लांट्स हो गए। गार्डनिंग के अंदर हमारे पास जो है ना वो फ्रूट ट्रीज जो होते हैं, जैसे भी जिक्र किया, फ्रूट एंड वेजिटेबल कैन बी एनीथिंग। आपको एक मजे की बात बताऊं, फ्रूट एंड वेजिटेबल दोनों। अब यहां पर एक टेस्ट लेने लगा आप लोगों को छोटा सा, देखता हूं किस किस को पता है। क्या किसी को वेजिटेबल और फ्रूट का डिफरेंस पता है? क्या किसी को वेजिटेबल और फ्रूट का डिफरेंस पता है? हाँ भाई बताया करो, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। आज चेक करते हैं भाई किस किस को कितना पता है। डॉक्टर को कितना पता है भाई फ्रूट वेजिटेबल का फर्क? क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रूट एंड अ वेजिटेबल? सब फ्रूट स्वीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैक फ्रूट खाया किसी ने? जैक फ्रूट खाया? आप लोग तो कराची के अगर हो तो आपको शायद पता हो कि कराची में तारक रोड वगैरह की साइड पे इमली और वो जैक फ्रूट्स मिलते हैं। स्टार फ्रूट जो होता है वो मिलता है, खट्टे होते हैं बड़े। सब जो स्वीट नहीं होती, फ्रूट स्वीट होते हैं। शकरकंदी किस में आती है? शकरकंदी किस में आती है? और यूसरा ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया है, सर वेजिटेबल सब्जी को कहते हैं, फ्रूट फल को कहते हैं। वेरी गुड। मैं वैसे खड़ा हुआ था, मैं बैठा हुआ था, तो मैं खड़े होके जो है ना इसको एक सल्यूट करता। सर फ्रूट्स आर सीड्स एंड वेजिटेबल डू नॉट हैव सीड्स। ओके, बैंगन को किसके अंदर शुमार करेंगे? पहले तो स्वीट वाला मसला सॉल्व कर लेते हैं। स्वीट वाला मसला बच्चे कह रहे हैं सर वेजिटेबल जो है ना, वेजिटेबल स्वीट होती है। तो मैंने पूछा था शकरकंदी का क्या सीन है? शकरकंदी भी तो मीठी होती है, उसको किस में रखेंगे? अच्छा, फिर आप दूसरे वाले पे आ जाओ, वेजिटेबल में रखेंगे उसको। लेकिन तो स्वीट वाली बात गलत हो गई ना, दोनों में रख देते हैं। चलो भाई आसान ने तो बीच का रास्ता निकाल लिया। चलो सीड वाली बात कर लेते हैं। सीड वाली बात यह है कि बैंगन, लौकी, टिंडे, टमाटर, ये सारी चीजें क्या हैं? वेजिटेबल्स है ना। आपके नजदीक ये तो वेजिटेबल्स हैं, तो इनके अंदर सबके अंदर तो सीड्स होते हैं। तो फिर क्या करेंगे? अंशरा कह रही हैं कि सर वेजिटेबल को पकाया जा सकता है, फ्रूट को पकाया नहीं जा सकता। आप लोगों ने कभी वो खाया है,
क्या कहते हैं उसको, पकाने वाला फ्रूट में पकाने वाली चीज़ कौन सी होती है, कोई फ्रूट पकाया ऐसा? हाँ, वो जो वेजिटेबल का सिरप बनता है आपके पास, फ्रूट्स का जो सिरप बनता है मीठा करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप बना रहे हो पैनकेक्स बना रहे हो या एप्पल पाई बना रहे हो, उसके अंदर आपके पास पूरा सिरप बनता है ना उसका, उसको मैश करते हैं, उसको थोड़ा सा पानी में पकाते हैं, शक्कर के पानी में, और उसके ओ यस यस, उमर ने अब जवाब दे दिया, बड़ा बेहतरीन किस्म का उमर ने जवाब ये दिया है। और ये किसी और, ये तुम लोग एक ही जगह से कॉपी कर रहे हो क्या? वाहिद ने भी एक जगह से कॉपी किया है और ये पता नहीं, ये दोनों एक दूसरे का देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, बल्ला आलम जो भी है, कि सर फ्रूट जो है फ्लावरिंग प्लांट से आते हैं, फ्लावरिंग पार्ट से, और ये सीड बनाते हैं। सर गूगल पे लिखा हुआ है। अब मैं जरा इसकी वजाहत भी कर देता हूं ना, चलो अच्छी बात है। अच्छा, और वेजिटेबल्स जो हैं वो पार्ट्स होते हैं जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के, दैट आर नॉट द फ्लावरिंग पार्ट, जिसके अंदर आपके पास आ जाता है लाइक रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, ऐसे ही है ना। अब समझो मेरी बात को, अब समझो मेरी बात को। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक आपके टमाटर, लौकी, टिंडे तो चले गए फ्रूट के अंदर, ऐसा है कि नहीं है? क्योंकि वो सारे के सारे सीड कंटेन करते हैं और वो सारे के सारे फ्लावर से बनते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे? और ये इस बात समझाना चाह रहा था मैं आपको, ये इसी बात पे समझाना चाहता, भले से अच्छा किया गूगल ने ही बता दिया आपको। अब देखो, हमारे पास जितने भी प्लांट्स में से फ्लावर जो है, फ्लावर फूल जो है, फूल की पॉलिनेशन होती है, वो फ्रूट बनता है, ठीक है ना, सबको पता है ना, ये प्रोसेस सबको पता होगा, पढ़ा नहीं भी है तो देखा तो अपनी जिंदगी में जरूर होगा सबने। आम के पेड़ लगे होते हैं रोडों पे, लोगों के घरों के अंदर, उसके अंदर फ्लावरिंग आती है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई देखो ये फल आने वाला है, कैरी आने वाली कुछ दिनों के बाद। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि वो फ्लावर जो है वो कन्वर्ट होता है, उसकी पॉलिनेशन होती है, फ्रूट में वो कन्वर्ट होता है, एंड देन फ्रूट लेटर ऑन फॉर्म्स दी फ्रूट, खा लेते हैं उसको, ठीक है, मैंगो ट्री है। अब हर वो चीज़ जो कि पॉलिनेशन के बाद फ्लावर से बनी है वो फ्रूट कहलाएगी, चाहे वो लौकी हो, वो बैंगन हो, वो टिंडे हो, वो आपके पास और क्या होता है, तुरई हो, खीरा हो, ककड़ी हो, टमाटर हो, ये जितनी भी चीज़ें जिनको हम आमतौर पर वेजिटेबल समझ रहे होते हैं, दे आर नॉट वेजिटेबल्स, दे आर फ्रूट अकॉर्डिंग टू बेसिक बायोलॉजिकल डेफिनेशन। भिंडी हो गई आपके पास, ठीक हो गया, भिंडी हो गई, इस तरह की चीज़ें हो गई। अलबत्ता बंद गोभी, फूल गोभी, पालक, धनिया, पुदीना, आलू, चाहे शकरकंदी हो, इसी तरीके से आपके पास चुकंदर, आपके पास और कौन सा हो गया, आइसबर्ग्स जो होते हैं वो जो उसमें लेटस लगा के देते हैं, प्याज, ये सारे वेजिटेटिव पार्ट्स हैं प्लांट के, दे वुड बी कंसिडर्ड एज वेजिटेबल्स, ठीक हो गया। तो फ्रूट एक तरफ ही है, बहुत सारी वेजिटेबल्स, वो टोमेटो इज अ फ्रूट बिकॉज इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लावर्स एंड इट हैज सीड्स। सीड्स का मतलब ये कि उसके अंदर ओव्यूल मौजूद है आपका, ठीक है ना। तो पता ये चला कि बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स जो कि फ्रूट हैं वो हमारी कैटेगरी में, हमारे किचन में, हमारे यहाँ वेजिटेबल तस्वर किए आते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे कि अम्मी बोलेंगे फ्रूट चाट बनाना है, तो आप सस्ते में काम करोगे, आप टमाटर, आप अपने पास बैंगन, खीरा, लौकी लेके जाओगे, अम्मी बोला अम्मी फ्रूट चाट, अम्मी फ्रूट चाट, अम्मी देंगी 500 रुपये, आप 300 रुपये के अंदर काम करके आ जाओगे, 200 रुपये अपने पास रख लोगे, ठीक है। तो फर्क समझ में आया, द डिफरेंस बिटवीन फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो इस फ्रूट एंड वेजिटेबल को भी अपने पास लगाना, गार्डन्स के अंदर लगाना, छोटे बड़े गार्डन्स में लगाना, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये सारी चीजें आप हॉर्टिकल्चर में सीखते हो। इसके अलावा अभी किसी ने बात बोली थी, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, आई गेस अंशरा थी, कौन था वो, कि जिसने कहा कि सर हॉर्टिकल्चर के अंदर हम नए प्लांट्स को बनाते हैं। कौन था भाई वो? हु वाज इट? कौन था वो? तो देखो बच्चों, हमारे पास हॉर्टिकल्चर के अंदर, अब मेरे को बताना है ना कि भाई हम बायो के स्टूडेंट हैं, हम पहले 8 क्लास तक छोटे बच्चे थे, अब हम बड़ी बातें करेंगे। सर वेजिटेबल में भी सीड्स होते हैं? वेजिटेबल में सीड्स नहीं होते ना, सीड्स नहीं होते। ओरिजिनल डेफिनेशन वेजिटेबल जिस चीज के लिए हम यूज करेंगे ना, उसमें सीड्स नहीं होते। हम अपनी तरफ से किसी को भी वेजिटेबल बोल दें, वो अलग मसला होता है, ठीक हो गया। तो अम्मी को बोलना है कि अम्मी हम लोग जो है ना वो अब नई चीज़ें सीख के आए हैं और हम जो है अब उस नई साइंस को इस्तेमाल करेंगे घर के अंदर,
ठीक है, अभी तो यही बात है, अभी तो इंशाल्लाह आप लोग ने आगे जाके नाम याद करने सारे सब्जी और फलों के बायोलॉजिकल नेम याद करने। तो आप जब भी घर में बात करोगे तब आप ये नहीं कहोगे कि अम्मी मुझे आलू चाहिए, आप बोलोगे अम्मी आई नीड सोलेनम ट्यूबरोसम, ये वाली इस तरह से आप बात करोगे घर के अंदर भी ना। ठीक है, तो खैर अब आ जाते हैं गार्डनिंग के उस वाले पॉइंट के ऊपर जो पीछे किसी स्टूडेंट ने रेज किया था कि सर हम गार्डनिंग या हॉर्टिकल्चर के अंदर नए प्लांट्स भी बना सकते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्या आप में से किसी को ग्राफ्टिंग टेक्निक का पता है? ग्राफ्टिंग टेक्निक क्या होती है? ग्राफ्टिंग टेक्निक, डू एनीवन ऑफ नो के ग्राफ्टिंग किसको कहते हैं? ग्राफ्टिंग पता है क्या होती है? मैं आपको बताता हूं क्या होता है। मिसाल के तौर पे, तो आपको मजाक लगेगी मेरी बात, लेकिन ये फैक्ट है। आपने लिया एक दरख्त, उसकी जड़ें अच्छी थी, आपने उसके ऊपर कट लगाया छोटा सा, ठीक है, हाँ कट स्टेम, मेजरिंग ऑफ फार्म प्ले, नहीं, ग्राफ्टिंग, उसमें आपने छोटा सा कट लगाया इस तरह से करके ये दरख्त के अंदर ना, और उसमें एक ऊपर दूसरे पेड़ का किसी और स्पीसी का पार्ट इस तरह से घुसेड़ दिया नीचे, उसके अंदर बनाते हैं इस तरह से वी कट बनाते हैं, इसके साथ जड़ें लगी हुई नीचे, और ऊपर से आप एक दूसरा, फॉर एग्जांपल आपने नीचे ले लिया आम का दरख्त और ऊपर से आपने ले लिया सेब का, उसके अंदर आपने इस तरह से उसको ग्राफ्ट किया और उसको टेप से बांध दिया। अब चूंकि क्रॉस जगह खुली हुई थी ना, तो ये आपने आपको हील करके पूरे एक स्टेम बना लेती है कंटिन्यूअस। अब होता क्या है कि पौधा नीचे से किसका होता है? आम का, और ऊपर से फल किसके दे रहा है? सब आपके पास सेब के। तो ये आपके पास मामला चल रहा होता है। ये तो चलो एक पूरी अलग कहानी है ना, नीचे आपको क्या पता जड़ें किसकी लगी हुई हैं। समटाइम ऐसा होता है कि पूरे एक आम के दरख्त के अंदर ही एक छोटे से पोर्शन इस तरह से हम बनाते हैं, कट बनाते हैं, उसके अंदर सेब का पार्ट लगा देते हैं और उसको टेप कर देते हैं। अब वही एक दरख्त जो पहले आम दे रहा था, उसकी कुछ शाखें आपके पास सेब देना शुरू कर देंगी। हमारे पास ग्राफ्टिंग करके, हाइब्रिडाइजेशन करके हम जो है वो नए किस्म के फल भी बनाने शुरू हो गए। आप में से किसी ने अमलोग खाया है? वो अमलोग जो चाइना से आता है, जो टमाटर की शक्ल का होता है और उसके अंदर सेब का क्रॉस हुआ हुआ होता है, वो भी इसी तरह से कुछ ग्राफ्टिंग, कुछ हाइब्रिडाइजेशन, कुछ क्रॉसिंग के जरिए से बनाया जाता है। तो हॉर्टिकल्चर की टेक्निक्स के जरिए ना सिर्फ आप ग्राफ्टिंग करते हो, बल्कि आप नए नए फ्रूट्स भी बनाना शुरू कर देते हो। अब देखो ग्राफ्टिंग कर करके हमने क्या किया, हमने जो है ना वो बना लिया है चाइना के अंदर और दूसरे मालिक के अंदर, यूरोप के अंदर भी आपके पास वो इंट्रोड्यूस हो गया मार्केट के अंदर के यस, हाँ देखो ग्राफ्टिंग की क्या डेफिनेशन लिखी कि ग्राफ्टिंग इज अ हॉर्टिकल्चर टेक्निक वेयर बाय टिश्यूज ऑफ प्लांट आर जॉइंड टू एज कंटिन्यू देयर ग्रोथ टुगेदर। बिल्कुल ऐसा ही। मैंने कहा ना नीचे आम का पेड़ है, रूट्स ने, ऊपर आपने शूट किसी और की लगा दी, ठीक है। फातिमा कह रही मेरी वालदा दादी को बहुत पसंद है आम लोग। तो ये खाली ये टेक्निक नहीं, अब सीडलेस तरबूज आ गए आपके पास, क्योंकि तरबूज लोगों को मुंह में इसके सीड अच्छे ही लगते थे, तो अब सीडलेस तरबूज आ गए आपके पास, वाटरमेलन विदाउट सीड्स, तो वो भी आपके पास काम चल रहा है। दिस इज ऑल द मिरेकल्स दैट वी हैव अचीव्ड बाय स्टडिंग हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की फील्ड से हमें सारे फायदे मिल रहे होते हैं। अब सोचो तुम लोग कहां जा रहे थे एमबीबीएस बीडीएस में, हॉर्टिकल्चर की फील्ड में कितनी सारी चीजें हैं। बनाना के अंदर पहले एक जमाने में सीड हुआ करता था, लेकिन हमने उसकी क्रॉसिंग करवा के उसको इस लेवल पे पहुंचा दिया कि अब उसके अंदर कोई सीड नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीजें हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड होती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। समथिंग एल्स इज व्हाट, हमारे पास बात करने के लिए आ गई है अब फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री ये होता है कि फॉरेस्ट की मैनेजमेंट का काम फॉरेस्ट्री कहलाता है। वन ऑफ द वेरी फ्यू जॉब्स दैट आई लव टू डू, अगर कभी मुझे मौका मिले ऐसा करने का। हमारे पास फॉरेस्ट तो वैसे बहुत कम है। फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी ट्रैक करते हैं, वो ये ट्रैक करते हैं कि किसी एरिया के अंदर फौना क्या है, यानी एनिमल्स की कितनी पॉपुलेशन है, वहाँ पर प्लांट लाइफ किस तरह की है, स्पीसीज कैसी हैं, सारी चीज़ों को लेके आपके पास ये फॉरेस्ट्री की जो जॉब्स हैं वो चल रही होती हैं। पाकिस्तान के अंदर निकलती हैं कभी कभार इसकी भी जॉब्स, पाकिस्तान फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की बहुत अच्छी जॉब होती है। सबसे अच्छी बात इस जॉब की पता है क्या है आपको आप एक फॉरेस्ट रेंजर बन जाते हो ना, तो आपके पास अपनी एक व्हीकल होती है 4 व्हील ड्राइव, यू हैव टू जस्ट गो ऑन ट्रिप्स। आप जाते हो सर्वेस के लिए फॉरेस्ट के अंदर, आप सारी चीज़ें देखते हो, आप ट्रैक करते हो बहुत सारी चीज़ों का। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी अपीलिंग जॉब अगर कोई इसको करना चाहे, अदर देन MBBS एंड BDS एंड लाइक D फार्मेसी और एनीथिंग लाइक दैट। बहुत अच्छा काम होता है इसका।
आवाज 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 क्लियर आ रही है बच्चों? बच्चों मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोग? हाँ चलो गुड हो गया, ओके डन है डन है डन है। हाँ तो मैं ये, अच्छा मुझसे अभी कोई पूछ रहा था, शायद वाहिद पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था सर इन सब में से सबसे अच्छी कौन सी है? लेट मी कंप्लीट दिस वन, फिर मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन दूंगा कि व्हाट डू आई प्रेफर टू डू अगर मुझे कोई मौका मिले इनमें से कोई एक करियर चूज करने का। लेट्स मूव ऑन टू फार्मिंग। अब देखो फार्मिंग में और एग्रीकल्चर में एक डिफरेंस है छोटा सा। क्या मुझे कोई डिफरेंस स्पॉट कर सकता है कि फार्मिंग और एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंस होगा? जबकि हमें पता है कि एग्रीकल्चर भी फार्म के अंदर होती है, हॉर्टिकल्चर तो ग्रीन हाउसेस के अंदर होती है ना, लेकिन फार्मिंग में और एग्रीकल्चर में कोई डिफरेंस मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर? फार्मिंग एग्रीकल्चर का डिफरेंस, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, कोई बच्चा कोई डिफरेंस बता सके अगर? सो डेवलप टाइप्स ऑफ न्यू फार्म्स। यस, फार्मिंग के अंदर हमारे पास सिर्फ एग्रीकल्चरल फील्ड्स नहीं आती, बल्कि इसके अलावा पोल्ट्री फार्म्स आ जाते हैं, आपके पास कैटल फार्म्स आ जाते हैं, आपके पास जो है वो फिश फार्मिंग्स आ जाती हैं, तो कई सारी चीजें आ जाती हैं। यानी अगले जो दो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, ये भी एक कंपोनेंट है फार्म्स का। तो फार्मिंग एक बहुत बड़ा आपके पास लाइक प्रोजेक्ट होता है कि उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, कैटल प्रोडक्शन का, पोल्ट्री प्रोडक्शन का, क्रॉप प्रोडक्शन का काम, फिश की प्रोडक्शन का काम, इसके अलावा हमारे पास अगर कोई सिल्क फार्मिंग करनी, कई सारी चीजें फार्म के अंदर आ जाती हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी वास्ट स्ट्रक्चर के उसको स्टडी करते हैं और उसकी बेस पे काम करते हैं। सर फार्मिंग में क्रॉप्स एक्सेट्रा ग्रो होते हैं, बट एग्रीकल्चर में जस्ट प्लांट्स ग्रो होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, फार्मिंग इज नॉट कन्फाइंड टू जस्ट वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज अ वेरी लार्ज फील्ड, इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। इसके अंदर एग्रीकल्चर भी शामिल है, इसके अंदर फिशरी भी शामिल है, इसके अंदर एनिमल हैंडलिंग भी शामिल है, इसमें कैटल हो गई, पोल्ट्री हो गई, मुख्तलिफ चीजें हो गई। तो फार्मिंग का काम भी आप यहाँ पर कर सकते हो, बड़ा अच्छा काम होता है आपके पास। और इसके लिए थोड़ा पढ़ने की भी जरूरत होती है कि उसमें वेटनरी की भी जरूरत पड़ती है, वो जो जानवरों के डॉक्टर वगैरह होते हैं ना, तो वो भी आपके पास लाइक फार्म्स के फार्मिंग की फील्ड के अंदर ही किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व होते हैं। Now let's talk about animal husbandry. Animal husbandry is a kind of a field जिसके अंदर हम जानवरों की फलाह बहबूद का काम करते हैं। जानवरों की फलाह बहबूद का मतलब क्या है? कोई एनजीओ ना खोल लेना जानवरों के लिए, वो भी खोल ले तो वो भी इसी के अंदर शुमार होती है। लेकिन इसमें पर्टिकुलरली जो डॉक्टर्स होते हैं, जो आपको यहाँ नजर आते होंगे ना, अभी कुछ टाइम पहले ये जब ईद हो रही थी उसमें सारे आए हुए थे, तो जो डॉक्टर्स हो रहे हैं, जो जानवरों के डॉक्टर्स हो रहे हैं, जिसको वेटरनरीज कहते हैं, वो आमतौर पे एनिमल हस्बेंड्री की फील्ड के अंदर आते हैं। आजकल बहुत कॉमन इसका हो गया है, कराची में तो जगह जगह बहुत सारे पेट हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं जो कि जानवरों की रिलेटेड चीज़ें को देख रहे होते हैं। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आमतौर पे लाइव स्टॉक की चीज़ों को देखा जा रहा होता है, जिसमें लाइक कैटल्स को, पोल्ट्रीज को, इन सारी चीज़ों को। लेकिन इसकी भी फील्ड्स में फिर आगे जाके जब आप फर्दर ब्रांचेस देखते हो तो उसमें आपके पास जो आपके घर के जो रहने वाले जानवर हैं, परिंदे हो गए या कोई दूसरे जानवर हो गए, बिल्लियाँ हो गई, उनकी भी फलाह बहबूद, उनकी भी जो है वो यानी समझो कि सेहत का ख्याल रखने के लिए आपके पास में मुख्तलिफ ब्रांचेस होती है। दिस इज़ अ वेरी गुड फील्ड, जिनको अगर जानवरों का शौक है तो वो ये काम कर सकते हैं। फिशरीज की अगर बात कर लें तो फिशरीज के अंदर फिश की ब्रीडिंग कब होती है, कहाँ होती है, किन सीजन्स में होती है, कौन सी फिश कैसी होती है, खाने की है या नहीं खाने की है, न्यूट्रिशनल इंडेक्सेस कितने, इंडिसेस कैसे हैं कि हर फिश के, ज़्यादा न्यूट्रिशियस कौन सी है, कम न्यूट्रिशियस कौन सी है, कांटो ज़्यादा वाली कौन सी है, एक रीढ़ की हड्डी वाली कौन सी है, ये सारी चीज़ें हम फिशरीज में देख रहे होते हैं। ओके वेरी गुड, ये बड़ी अच्छी फील्ड है भाई, ये अच्छी फील्ड है। इसमें वो बंदा जा सकता है जिसको जानवरों का शौक है, जानवरों का शौक है, मतलब ये आजकल बड़ा बहुत चल रही है फील्ड, बाहर के मुल्कों में तो बहुत मतलब इन है ये वाली फील्ड। आपने देखा होगा यूट्यूब, फेसबुक के अंदर रील्स में भी आमतौर पे आ रहे होते हैं, वो आपने वो वीडियोस देखी हैं कि जिसके अंदर वो जो हॉर्स होता है उसके हूफ को, जो उसके होते हैं ना खुर होते हैं, उसको छील के उसके अंदर से जो है उसको कोई इन्फेक्शन होता है उसको साफ़ कर रहे होते हैं, या उसके अंदर आपके पास जो उसका मेटल का हॉर्स शू लगा रहे होते हैं, मुख्तलिफ इस तरह की सेटिंग कर रहे होते हैं। ये सारे एनिमल हस्बेंड्रीज के अंदर आते हैं, सारी चीज़ें एनिमल हस्बेंड्रीज की आती हैं। आपके पास एक बड़ा मशहूर ऑस्ट्रेलिया का एक वो आता है, वेटनरी डॉक्टर आता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वो गोल्डन बाल है उसके, अभी भी आता होगा कहीं से, वो भी यानी ऑपरेशंस कर रहा है, सर्जिकल थिएटर चला रहा है जानवरों के,
कभी उसके बाद शेर के बच्चे लाए जा रहे हैं, कभी वो उसको अफ्रीका बुलाया जा रहा है, कभी उसको कहीं बुलाया जा रहा है। तो उनके एक बड़ा अच्छा काम होता है। एक बार जब आप सेटल हो जाए ना इस फील्ड के अंदर, तो आपको जो है अफ्रीका बुला रहे हैं जहाँ शेर का इलाज कराने के लिए, शेर के दांत में मसला है या कोई कैंसर हो गया शायद शेर को, इस तरह से चीज़ें आप आमतौर पर डील कर रहे होते हैं। तो एक बड़ा वैसा वाला फील्ड है। या रेस्क्यू ऑपरेशंस लोग कर रहे होते हैं, तो वाली चीज़ होती है। फिशरीज में भी तकरीबन ऐसा ही काम है, लेकिन फिशरीज में यह है कि आपको समंदर के साथ रहना पड़ता है, वहाँ पर पानी में जो भी काम हो रहा है फिशेस के, फॉर एग्जांपल ऑयल स्पिल हो गया है समंदर के पास। एक ज़माने आप लोग तो खैर पैदा भी नहीं हुए उस ज़माने में, या पता नहीं होगे, मुझे नहीं पता। एक जो क्लिफ्टन का बीच है कराची वाला, उसके अंदर ऑयल स्पिल हो गया था, टैंकर होता ना ऑयल का, वो स्पिल हो गया था। तो काफ़ी बहुत गहरे पैमाने पर आपके पास जानवर मर गए थे। तो उसके पूरा प्रोटोकॉल सेट करना, सारी चीज़ें देखना, ये सारे फिशरीज के हाथ में होता है कि साहिल के पास कितनी डेप्थ तक आपके पास ऑयल इनफिल्ट्रेट कर गया है, ऊज आउट कर गया, नीचे लीच कर गया मेम्ब्रेन्स के अंदर, लेयर्स के अंदर, उन सबको देखने का सारा काम ये कर रहा होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? देन वी आर द लास्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फील्ड ऑफ बायोलॉजी, जो इन सबसे ज्यादा एडवांस है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, देखो फार्माकोलॉजी, फार्मेसी जो होती है वो, इसके अलावा आपके पास हॉर्टिकल्चर टू सम एक्सटेंट, फार्मिंग भी कुछ हद तक, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, हर फील्ड के अंदर बायोटेक्नोलॉजी इन्फिल्ट्रेट कर गई है कि अगर आपने कोई नया पौधा बनाना है, जीन्स मैन्युपुलेट कर दो, ट्रांसफर कर दो, नई चीज बन जाएगी। बिल्कुल नहीं, मार्केट में आ गई। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई जानवरों के अंदर कुछ ऐसा करना है कि वो ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें, मीट प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें, जीन थेरेपी करें, काम आसान हो गया आपका। अब ब्रीडिंग की जरूरत ही नहीं है आपको, आप सिर्फ जीन इंट्रोड्यूस करा दो, काम खुद ब खुद ही हो जाता है। ठीक हो गया। फिशरीज के अंदर चले जाओ, अगर आप चाह रहे हो कि फिश बहुत रैपिडली रिप्रोड्यूस करें और उनका साइज बढ़ जाए, ग्रोथ रेट बढ़ जाए, उनका बड़ी बड़ी मछलियां पैदा हो, बायोटेक्नोलॉजी, आप जीन इंसर्ट करा दो, काम हो गया। बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियर ऑलमोस्ट सेम एक जैसी चीजें हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एक बड़ी एडवांस फील्ड है, थोड़ी मुश्किल साइंस है, महंगी भी बहुत है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस तकरीबन इन तमाम फील्ड्स के ऊपर है, तमाम फील्ड्स के ऊपर। आप देखो एक जमाना था कि हम लोग इंसुलिन, तकरीबन हर किसी ना किसी घर के अंदर कहीं ना कहीं इंसुलिन होती होगी। इंसुलिन का इस्तेमाल होता है ना, शुगर के पेशेंट यूज करते हैं, डायबिटिक पेशेंट यूज करते हैं। पहले ये होता था कि इंसुलिन किसी जानवर से एक्सट्रैक्ट की जाती थी, काव से एक्सट्रैक्ट की जाती थी, आपके पास पिग से एक्सट्रैक्ट की जाती थी। अब ये है कि बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हम सिर्फ वो जीन यूज करते हैं और उसको बैक्टीरिया में इम्प्लांट कर देते हैं उस जीन को, और बैक्टीरिया खुद बनाने लगता है आपके पास वो इंसुलिन खुद बनाता है। तो यू आर यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, और उसके अंदर आपके पास ये मेडिसिन और सर्जरी की फील्ड में जो एमबीबीएस और फार्मेसी वाले लोग हैं उनका भी काम खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो सिर्फ रेकमेंड लिख के देते हैं, हाँ भाई इस कंपनी का इस्तेमाल कर लो। वो कंपनी पीछे बैठ के क्या कुछ इतने बड़े बड़े काम कर रही है। समझे मेरी बात को? तो ये सारी आपकी कैरियर्स है, इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। 9th क्लास में इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यू गाइस कैन मेक अप योर माइंड कि हमें कौन सी फील्ड की तरफ जाना है। जरूरी नहीं कि यार सबकी तरह बस रट्टे पिट्टे के हमने बस डॉक्टर बनना है, इसके अलावा हमने कुछ करना है। किसी का पैशन है वो एक अलग बात है, लेकिन किसी को पता ही नहीं हमने क्या करना है क्या नहीं करना, और सबको देख के शुरू हो जाए मैंने भी डॉक्टर बनना है, तो फिर बाद में बोलता है डॉक्टर इतनी मुश्किल जिंदगी है, कुछ भी नहीं मिलता, जो नाइट शिफ्ट लगवाते रहते हैं और ये होता है फलाना होता है। हमें दिल ही नहीं चाहता था इस फील्ड में आने का। तो उससे पहले आपको बताओ कि भाई हमारे पास ये फील्ड्स हैं, वी कैन चूज एनी वन ऑफ देम, इनमें से किसी एक को भी चूज करो, उसको रिसर्च करो, देखो पसंद आए उस फील्ड में चले जाओ, आपके पास कई सारे जराए खुल जाते हैं। मेरे लिए इसमें सबसे अच्छी फील्ड कौन सी है, जो एक मेरे अपने इंटरेस्ट की फील्ड है, पहले मैं जरा उसकी बात कर लेता हूं। इफ आई वुड हैव गिवन एन ऑप्शन कि हमजा इसमें से आप किसी एक चीज को फील्ड चूज करो, तो आई वुड हैव चोजन फॉरेस्ट्री विदाउट एनी सेकंड थॉट। व्हाई वुड आई डू दैट? क्योंकि मुझे बाहर घूमने फिरने का, हाइकिंग का, खुले एटमॉस्फेयर का, प्लांट्स का, वाइल्ड लाइफ का बहुत शौक है, तो इस वजह से आई वुड गो फॉर फॉरेस्ट्री। बट ये वो फील्ड नहीं है जो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि बहुत अच्छी के लिए कई सारी चीज देखनी पड़ती हैं कि वो खर्चा कितना मांगती है, ठीक है, आपको कितना पे मिलता है। जाहिर सी बात है जब आप करियर बना रहे हो तो यू वुड वांट समथिंग इन रिटर्न ना, वैसा तो नहीं कि भाई हमें फ्री में काम करा लो। एवरीबॉडी इज डूइंग समथिंग फॉर द मनी ना। तो अगर हम पैसे के एतबार से देखेंगे तो आई वुड से कि वन ऑफ द बेस्ट फील्ड्स फॉर पैसे के एतबार से अगर देखेंगे तो वो ये है और ये है। बाकी फिर ये है कि जाहिर सी बात है, एक मेरा अपना इंटरेस्ट की मैंने बात बता दी। अगर मैं पैसों के एतबार से बात करूं कि जिसमें सैलरी अच्छी होती है,
आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये 2 फील्ड्स है, ये भी नहीं है इतनी, ये भी नहीं है इतनी, ये 2 फील्ड्स होती हैं आपके पास। बाकी फिर ये है कि अगर आपने कुछ नया ट्राई करना है लाइफ के अंदर तो यू कैन गो फॉर बायोटेक्नोलॉजी एज वेल, बट इट्स अप टू यू कि आपका असल में स्कोप माइंड किस तरफ जाता है। तो इनमें से फील्ड्स को देखें, इन फील्ड्स को एक्सप्लोर करें, इन फील्ड्स में से आपको जो फील्ड लगती है कि आपकी मतलब की होगी उसको ऑप्ट करें और उसके ऊपर काम करें, फिर जाके ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपके लिए आसानियाँ होंगी। बट फील्ड हमेशा वो चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो वो 4-5 साल आपको रुलाती, फिर बाद पूरी ज़िंदगी आप पछताते रहते हो कि हमने पता नहीं क्या फील्ड लेती। हाँ भाई बच्चों, समझ में आ गई मेरी बात? यहाँ तक सबके मामला क्लियर हो गए? जिसके सवाल में दिमाग में जो सवाल था क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? ठीक है भाई। तो मैंने अपने एंड से अपनी बात बता दी कि मैं क्या कर सकता था, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या करूंगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस हमारे पास हैं। 3 मेजर मुस्लिम साइंटिस्ट हैं हमारे पास। पहले जाबिर बिन हय्यान हैं, उसके बाद अब्दुल मलिक अस्माई हैं, और द फाइनल वन इज अबू अली सीना। अब देखो हमारे पास सबसे पहले हम जाबिर बिन हय्यान की बात कर लेते हैं। केमिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, यानी बॉटनी जूलॉजी दोनों का काम किया हुआ है। केमिस्ट्री में तो बेइंतहा काम किया हुआ है इन्होंने। अगर हम अब्दुल मलिक अस्माई की बात करें तो वो जूलॉजिस्ट हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजिस्ट का मतलब ये है कि मेडिसिन की फील्ड में ह्यूमन एनाटॉमी की अगर बात की जाए कि कौन से ऑर्गन्स क्या काम करते हैं, ब्लड किस तरह से मूव करता है, सारी बातें ये इन्होंने उसके अंदर एक मलका हासिल की हुई थी। फाइनली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अबू अली सीना, ही इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन। और आप इनका अगर नाम सुनो तो आप बोलोगे कि यार मतलब जहां जहां मेडिसिन की फील्ड में आप जाओगे, वैसे तो इन पढ़ाते नहीं है इनके बारे में कुछ भी, लेकिन ये हमारे मेडिकल के कॉलेजेस को करना चाहिए कि इनकी जो कंट्रीब्यूशन है एटलीस्ट उनको डिस्कस करते रहना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या काम किया था किताबों वगैरह के अंदर। आप लोगों के लेवल पे जो इंशाल्लाह आप लोग मेडिकल के फील्ड में जाओगे, MBBS करोगे, वो तो पढ़ाना चाहिए। सिर्फ ये नहीं, बंदा मैथमेटिशियन भी है, एस्ट्रोनॉमर भी है, आपका फिजिस्ट भी है और पैलियोंटोलॉजिस्ट भी है। पैलियोंटोलॉजी क्या था बच्चों? व्हाट इज पैलियोंटोलॉजी? पैलियोंटोलॉजी क्या होती है? पैलियोंटोलॉजी क्या होती है? ये तो खट करके जवाब आना चाहिए था इसका। फॉसिल फ्यूल नहीं, जस्ट फॉसिल्स की डिस्कवरी, फॉसिल्स को पढ़ना, फॉसिल्स को देखना, दिस इज नोन एज पैलियोंटोलॉजी। फॉर बॉटनी इट्स पैलियोबॉटनी एंड फॉर एनिमल्स इट्स पैलियोजोलॉजी। तो ये सारे आपके पास काम होते हैं। ही इज कंसिडर्ड फादर ऑफ केमिस्ट्री, ही इज कंसिडर्ड फाउंडर ऑफ मेडिसिन। और ये अबू अली सीना की वजह से ही आपके पास एक प्लांट है एविसीनिया इनका नाम मशहूर है। आमतौर पे उस जो किताबों वगैरह के अंदर अंग्रेज इस्तेमाल करते हैं वो अलीसीना यूज़ नहीं करते क्योंकि शायद ज़बान भी नहीं चढ़ता क्या मसला है, तो एविसीनिया का नाम यूज़ करते हैं। एक प्लांट है हमारे पास, कराची के अंदर भी है, जिसको हम मैंग्रोव कहते हैं। आप में से कितने लोग अब तक समंदर पे जा चुके हैं अपनी ज़िंदगी में? सेंट स्पिट और हॉक्स बे वाली साइड की बात कर रहा हूँ। सेंट स्पिट, हॉक्स बे कितने लोग जा चुके हैं? नहीं गए अभी तक, कुछ लोग गए हैं, कल होके आए हैं। ओके, वेरी गुड। चाहे अगर आप सेंट स्पिट, हॉक्स बे नहीं गए, वहाँ पोर्ट ग्रैंड जरूर गए होंगे। पोर्ट ग्रैंड के अंदर जहाँ पर समंदर वाली साइड लग रही होती है, जरा समंदर की साइड पे खड़े होकर रेलिंग पे सामने देखें, बिल्कुल एक तरफ तो ब्रिज पीछे चल रहा है, एक तरफ आगे की तरफ जहाँ समंदर है वहां आप देखोगे कि दरख्त लगे हुए समंदर के अंदर। जहां पर आप हट लेते हो हॉक्स बे सेंट स्पिट का, तो हॉक्स बे सेंट स्पिट की एक बैल्कनी खुलती है हट की समंदर की तरफ, और एक जो पीछे वाली बैल्कनी खुलती है जहाँ पार्किंग है आपकी गाड़ियों की, उसके उस साइड पे आपको सामने की तरफ जो है ना जंगल नजर आएगा। ये जो जंगल है इसको हम कहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। क्या कहते हैं इसको भाई? मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट आपके पास होते हैं। मैंग्रोव प्लांट का इंग्लिश यानी बोटैनिकल नेम होता है एविसीनिया मरीना। मरीना फॉर समंदर, मरीन से निकला हुआ है मरीना, ठीक है। यहाँ पर कराची में मरीना क्लब भी है बिल्कुल आपके पास, फेज 7 या 8 के अंदर जाके कहीं DHA के। तो मरीना कहते हैं, मरीन से निकला हुआ है। एविसीनिया इनके नाम की तरफ मंसूब है उस पौधे का नाम। अलीसीना, एविसीना इनको कहते हैं, और एविसीनिया मरीना इन्हीं के नाम से मंसूब है। वो वाला दरख्त भी मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव प्लांट जो हमारे पास यहाँ कराची के अंदर भी लगा हुआ है, कई सारी दुनिया में और जगहों पे भी होता है, इस पाकिस्तान में नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो आपने भी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम ज़रूर करना है कि पौधों का, वह हमारे तो सड़कों का नाम रख दिया जाता है लोगों के ऊपर, लेकिन आपका नाम ऐसा हो कि वो पौधों के ऊपर या बॉडी के पार्ट्स के ऊपर या सेल के कुछ ऑर्गेनल्स के ऊपर
या किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर आपका नाम जो है वो रख दिया जाए, क्या आप मजा आ जाएगा उसके अंदर ना। ठीक है, तो इस तरह से कोई काम करना, सिर्फ हल्का फुल्का डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनना, नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजारनी है आप लोगों ने। समझ रहे हो मेरी बात को बच्चों? नॉर्मल जिंदगी गुजारने वाले कहीं भी नहीं चल पाते। आप लोगों ने नॉर्मल लाइफ नहीं गुजारनी, ऐसी लाइफ गुजारनी कि जिसको लोग देख के बोले कि हाँ भाई ऐसी होनी चाहिए जिंदगी, कोई काम तो करके जाएं, वरना तो सब सारे डॉक्टर बने होते हैं, ऐसे घूम रहे होते हैं फजूल में। ओके, नाउ द वेरी फर्स्ट टॉपिक, जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है हमारे पास इस चैप्टर का, उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये होता है, इंशाल्लाह बच्चों, इंशाल्लाह लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये होता है कि हमारे पास दुनिया में जो चीजें हैं वो किस तरह से तरतीब में आई हुई हैं, यानी हाउ थिंग्स आर ग्रुपिंग देमसेल्व्स, फॉर्मिंग अ लार्जर स्ट्रक्चर्स फ्रॉम अ वेरी माइन्यूट बीइंग्स। छोटी छोटी चीजें मिलके, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके किस तरह से बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, फिर वो बड़े स्ट्रक्चर किस तरह से बड़ी बड़ी सोसाइटीज बना रहे हैं, इसको हम आमतौर पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कभी आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे रील्स के तौर पे चीजें देखी होंगी कि वो दिखाते हैं कि जी आपके पास यूनिवर्स देखो कितनी बड़ी है, कि आपका अर्थ है उससे बड़ी जो है आपका सन है, सन से बड़ा ये है, फलाना है, फिर एंड पे जाके वो एक ब्लैक होल पे जाकर रुक जाते हैं कि देखो सबसे बड़ा ब्लैक होल ये है। इस तरह से आपके पास चीजें चल रही होती हैं। कभी कभार कुछ लोग जो बिल्कुल ग्लूऑन्स और क्वार्क्स और वो बिल्कुल आपके हिग्स बोसॉन के लेवल से स्टार्ट करते हैं कि प्रोटॉन वोटॉन ये सारी चीजें आ रहे हैं। वो तो एक जस्ट जनरल रिलेटिवली समझा रहे हैं कि आपके पास चीजें कितनी बड़ी होती हैं। हम यहाँ पर वही बात करेंगे जो हमारे कोर्स से रिलेटेड है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहली चीज हमारे पास जो होती है, इसको हम अपनी जबान में नाम देते हैं एटम का। बच्चों, एटम का नाम देते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, एटम के अंदर आपके पास जो है वो और सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होता है, हमें पता है, लेकिन चूंकि हम 9th क्लास में हैं तो हम 9th क्लास वाली में अभी इतनी ज्यादा तफसीलात पे नहीं जाएंगे। ठीक हो गया बच्चों? तो हमारे पास सबसे पहली चीज जो होती है वो एटम होती है। ठीक है, एटम के बाद आपके पास जो अगली चीज आती है वो होता है एक अदद मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, यू कैन लुक एट दिस कि आपके पास ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये भी आपके पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। कौन सा क्या चीज बन गई यहां पर? ऑक्सीजन एटम, योर हाइड्रोजन एटम मेक्स अप व्हाट? वाटर, H2O। बिल्कुल ऐसे ही पानी का मॉलिक्यूल बन रहा है। तो एटम्स दे ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। आपके पास एक मॉलिक्यूल बन जाता है। मॉलिक्यूल्स बहुत सारे आपके पास मिलते हैं, तो दे कैन फॉर्म एलिमेंट्स, दे कैन फॉर्म वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्म करते 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 दे फाइनली फॉर्म अ सेल, या आपके पास एक सेल बना लेते हैं। अब यहां जो मैंने सेल बनाया ये नर्व सेल है। नर्व सेल कौन सा सेल होता है? जो ब्रेन है ना, ब्रेन आम हमारे पास नर्व से बना हुआ है। नर्व सेल को नाम क्या दिया जाता है बच्चों? किसी को पता है नर्व सेल को क्या नाम देते हैं? व्हाट डू यू कॉल अ नर्व सेल? न्यूरॉन। यस, मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि आपके दिमाग में रहे, भूलो नहीं कभी भी। न्यूरॉन कहते हैं इसको, न्यूरॉन सेल कहते हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन है आपके पास। ओके, गुड। नाउ नर्व सेल इज योर न्यूरॉन। ओके, नर्व सेल के बाद हमारे पास अगला काम क्या होता है कि बहुत सारे नर्व सेल्स मिलते हैं, सेल्स मिलते हैं, और सेल्स मिलके क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं? टिश्यूज। टिश्यूज, ये वो वाला टिश्यू नहीं है भाई, रोज पेटल नहीं है, ये वो वाला टिश्यू है जो बायोलॉजिकल सेल से मिलके बना हुआ है, टिश्यू। तो अ सेल फॉर्म्स अ टिश्यू, नर्व टिश्यू स्पेसिफिकली। ये देखो, ये आपके पास एक नर्व सेल है, ये दूसरा नर्व सेल है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये कहीं बीच में आपके पास पांचवा है। तो कई सारे नर्व सेल्स मिलके एक टिश्यू बना लेते हैं आपके पास। ठीक हो गया ना? मुख्तलिफ नर्व टिश्यूज की ग्रुपिंग, एक टिश्यू, दूसरा टिश्यू, तीसरा टिश्यू, कई सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? एक बड़ा सा ऑर्गन बना लेते हैं। एक बड़ा सा क्या बना लेते हैं? ऑर्गन। ये कौन सा ऑर्गन है भाई? ये कौन सा ऑर्गन है हमारे पास? ये ऑर्गन जो नर्व्स का ऑर्गन है, इसको हम नाम देते हैं ब्रेन का। दिस इज योर ब्रेन। प्यारे बच्चों, दिस इज योर ब्रेन। ब्रेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट न्यूरोनल टिश्यूज। ठीक है, क्योंकि ऑर्गन है आपके पास। ठीक हो गया? अच्छा, आगे चलते हैं इससे। एक ऑर्गन हो गया ब्रेन, एक ऑर्गन हो गई जो पीछे रीढ़ की हड्डी में है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, ब्रेन से निकल रहे हैं न्यूरॉन्स, नर्व्स,
स्पाइनल कॉर्ड से भी निकल रही है न्यूरॉन्स और नर्व्स। ठीक हो गया। जब कई सारे, मिसाल के तौर पे ये एक ब्रेन हो गया आपका, ये ब्रेन हो गया, ये आपके पास इतनी बड़ी स्पाइनल कॉर्ड हो गई। अभी तो नहीं, लेकिन मैट्रिक में पढ़ेंगे इसके बारे में, मैट्रिक में पढ़ेंगे इसके बारे में। स्पाइनल कॉर्ड है, जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलके काम कर रहे होते हैं तो इसको हम कहते हैं सिस्टम। और ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है हमारे पास, ये सिस्टम हमारे पास कहलाता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कहलाता है ये। ठीक हो गया बच्चों। नर्वस सिस्टम मिलके, एक नर्वस सिस्टम, एक सिस्टम हो गया ना बॉडी का, एक नर्वस सिस्टम हो गया, एक सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, इसी तरीके से एक डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक आपके पास आपका लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, कई सारे सिस्टम्स मिलके। मिसाल के तौर पे यू कैन लुक एट दिस कि यहां पर आपके पास ये लंग्स आ गए, ये लंग्स आ गए, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। ये आपके पास हार्ट आ गया, ये कार्डियक सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। ये आपके पास पूरा पोर्शन आ गया इंटेस्टाइन का, स्टमक का, इन सारी जगह डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया। तो कई सारे सिस्टम्स मिल गए, एक सिस्टम, दूसरा सिस्टम, तीसरा सिस्टम, तीन अलग अलग सिस्टम्स मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? ऑर्गन सिस्टम्स। तो सिस्टम एक मिलके आपके पास कई सारे सिस्टम्स मिल जाते हैं एंड दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स। दे फॉर्म व्हाट? दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स। रेस्पिरेटरी मिल गया, ये मिल गया, अभी ऑर्गन सिस्टम्स बन रहे हैं। फिर कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स और मिलते जाते हैं और आपके पास पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब खाली ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा बच्चों। मिसाल के तौर पे मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पर मैंने क्या बनाया हुआ है? यहां मैंने एक लाइन बनाया हुआ है, शेर बनाया हुआ है, बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का बच्चा नहीं, खैर ये शायद शेर का बच्चा, शेर है ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, इसको हम ग्रुप करेंगे अब, क्योंकि मुझ में, आप में और इसमें फर्क है। इसमें फर्क है। क्या फर्क है? ये है तो मैमल ही, हमारी तरह का ही ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी के ऊपर भी हेयर होते हैं, सब कुछ होता है, बट इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। इसके पास एक टेल है, हमारे पास नहीं है। ये प्योरली गोश्त खाता है, हम गोश्त और सब्जी सब खाते हैं। ठीक है। हमारे और इसके दरमियान में कुछ जेनेटिक डिफरेंसेस हैं, कुछ जेनेटिक डिफरेंसेस हैं। इसकी बेसिस पे हमने सिर्फ इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहा, हमने कहा ये एक अलग सी क्या है? स्पीसी है। ये एक अलग सी क्या है? स्पीसीज है। अच्छा, अब एक बात याद रखो, यहां पर मैं आपको एक आसान सी चीज समझा दूं। ये आपके पास हो गया क्या? स्पीसीज। स्पेलिंग नजर आ रही है? SPECIES, स्पीसीज। स्पीसीज है आपके पास ये। नाउ लुक एट दिस। स्पीसीज आपके पास जो वर्ड स्पीसीज है, ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। यहां पर मैं आपको वाली बात बता रहा हूं जो आमतौर पर हम फर्स्ट या सेकंड ईयर में जाके पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग मुझे थोड़े से अच्छा केपेबल बच्चे लग रहे हो, इसलिए मैंने कहा मैं आपको एक चीज एडिशनल समझा देता हूं। स्पीसीज का जो वर्ड है एस के साथ, ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जब हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ना, तो शॉर्ट फॉर्म में डिफरेंस होता है। ये देखो, एक होता है शॉर्ट फॉर्म ये, और एक होता है शॉर्ट फॉर्म ये। दोनों है स्पीसीज। ठीक है। लेकिन ये आपके पास जो है, ये सिंगुलर स्पीसी है और ये प्लूरल स्पीसी है। मेरी बात समझ गए? स्पेलिंग दोनों की सेम होगी, लेकिन ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, ये प्लूरल के इस्तेमाल होता है, शॉर्ट में और लॉन्ग फॉर्म की जो उसकी होती है। समझ गए मेरी बात को? ये याद रखना, ये कभी आपको आगे जाके इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैट्रिक में भी इस्तेमाल करोगे और ये आगे फर्स्ट से सेकेंड ईयर के अंदर भी इस्तेमाल करोगे वाली चीज। ठीक हो गया? तो लाइन की एक स्पीसी हो गई, ह्यूमंस की एक अलग स्पीसी हो गई। ठीक है। इसको लियोपेंथेरा कहते हैं हम लोग। जैसे हमारी होमोसैपियंस है ना, तो ये लियोपेंथेरा आपके पास कहलाता है, या पेंथेरा लियो भी कहते हैं कुछ लोग इसको। तो आपके पास एक अलग स्पीसी हो गई, इसकी तोते की अलग स्पीसी हो गई, बकरे की अलग स्पीसी हो गई, हमारी अलग स्पीसी हो गई। अभी मेरी बात गौर से सुनना, बस आखिरी आज की कुछ बातें कर रहा हूं, फिर फाइनलाइज करके आगे चलते हैं। कई सारी स्पीसीज अगर एक जगह पे ग्रुप हो जाएं, कई सारी स्पीसीज अगर एक जगह पे ग्रुप हो जाएं, तो इनको कहते हैं पॉपुलेशन। इनको क्या कहते हैं भाई?
इनको कहते हैं पॉपुलेशन। कराची की पॉपुलेशन के लिए सेंसस निकलता है आपके पास, सेंसस करते हैं ना बहुत सारे लोग, घर पे आते हैं भाई कितने बच्चे हैं, कौन लोग दुनिया से चले गए, क्या है। तो पॉपुलेशन इंसानों, हम एक स्पीसी है ना, हमारा जो मजमुआ एक साथ रह रहा है, कभी कोई नहीं कहता ह्यूमन कम्युनिटी की सेंसस कर लो, नहीं, पॉपुलेशन की सेंसस हो रही होती है। इंसानों का जो मजमुआ है, जो ग्रुप है, उसको काउंट कर रहे होते हैं हम। बिल्कुल इसी तरीके से एक अकेला शेर स्पीसी, बहुत सारे शेर एक जगह पे रह रहे हों, उसको कहते हैं पॉपुलेशन। एक जगह पे रहना शर्त है, ऐसा नहीं कि एक शेर रह रहा है साउथ अफ्रीका में, एक रह रहा है कॉन्गो के अंदर, एक इथियोपिया के अंदर, आप बोलो पॉपुलेशन ना। एक वक्त में एक जगह पे एक साथ सेम स्पीसी के मेंबर्स रह रहे हैं, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। समझ में आ गई बात? एक वक्त में एक जगह पे सेम स्पीसीज की पॉपुलेशन रह रही हो, सेम स्पीसीज रह रहे हो, तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। यहां तक मेरी बात समझ गए सारे बच्चों? ओहो, अब ये क्या सीन है भाई, जब आपके पास ये एक अलग पॉपुलेशन है ज़ीब्रास की, ये क्या है, एक अलग पॉपुलेशन है ज़ीब्रा की, और ये एक अलग पॉपुलेशन है लायंस की पॉपुलेशन। जब दो डिफरेंट पॉपुलेशंस, एक ज़ीब्रा की पॉपुलेशन और एक लायंस की पॉपुलेशन, जब एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं एक ही जगह पे एक ही वक्त में, उसको क्या कहते हैं भाई? अंशरा ने जवाब दे दिया, उसको कहते हैं सिंपली कम्युनिटी। जब दो डिफरेंट पॉपुलेशन के ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे होते हैं, उसको हम नाम देते हैं कम्युनिटी का। ये बात क्लियर हो गई बच्चों? क्लियर हो गई बात? देखो ये इनको भगा रहे हैं। समटाइम्स ऐसा ही होता है कि कभी अगर जो कमजोर दिखने वाला होता है ना, वो मजबूत वाले को भी हरा देता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए होती है? डेडिकेशन चाहिए होती है, विल चाहिए होती है, पैशन चाहिए होता है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। नाउ लुक एट दिस वन, इसके अंदर क्या सीन है भाई, ये भी समझ लो। अब देखो यहां पर क्या क्या चीजें हैं, लेट्स हाईलाइट देम फर्स्ट। कम्युनिटी के बाद जो चीज आती है, विंड, हवा, रेनफॉल, ये क्या है? रिवर, ऐसे ही है ना। यहां पर क्या है? लाइन की पॉपुलेशन चल रही है, लाइन की पॉपुलेशन चल रही है। यहां पर क्या है? ज़ीब्रा की पॉपुलेशन चल रही है। जब मुख्तलिफ पॉपुलेशंस मिल गई थी, क्या बन गई? कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर जब आप नॉन लिविंग मटेरियल ऐड कर दो, नॉन लिविंग से मुराद क्या है? विंड। नॉन लिविंग से मुराद क्या है? रेन। नॉन लिविंग से मुराद क्या है? रिवर। नॉन लिविंग से मुराद क्या है? ग्रासेस, ट्रीज। ये वो तमाम चीजें जो पॉपुलेशन कम्युनिटी से हटके एडिशनल चीजें आ गई। वैसे ग्रासेस और प्लांट्स तो लिविंग ही होते हैं, बट दे आर कंसिडर्ड अनदर पॉपुलेशन। जब कभी किसी भी कम्युनिटी के साथ आप नॉन लिविंग मैटर को साथ में मिला देते हो, हवाएं, बारिशें, समंदर, दरिया, ये सारी चीजें, रॉक्स, सॉइल, ये जब सब ऐड हो जाती हैं तो क्या बन जाती हैं? ये आपके पास इकोसिस्टम बन जाता है। इकोसिस्टम बन जाता है बच्चों आपके पास। ये समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, आखिरी बात सुनते जाओ, आखिरी बात सुनते जाओ। इकोसिस्टम, आखिरी बात सुनते जाओ। Now, what is this? What is this? जब बहुत सारे इकोसिस्टम्स एक साथ मर्ज हो जाएं, कैसे? अभी देखो, ये आपके पास पोलर इकोसिस्टम है, पोल्स पे, आर्टिक सर्कल पे। ये आपके पास एक्वाटिक इकोसिस्टम है, ये आपके पास अफ्रीकन इकोसिस्टम है, अफ्रीकन सवाना। ठीक हो गया? ये आपके पास जो है, ये हमारा इंडिया वाला इकोसिस्टम है। इसमें आपको आप ही कह लो कि साउथ एशियन इकोसिस्टम। कई सारे इकोसिस्टम्स मिल गए जिसमें पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। दिस इज पर्टिकुलरली नोन एज अ बायोस्फीयर। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज बायोस्फीयर। हमारी अर्थ एक बायोस्फीयर है जिसके अंदर कई सारे इकोसिस्टम्स मिल गए आपके पास, कई सारे इकोसिस्टम मिल गए, और ये आपके पास इस तरह से मामला चल रहा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को मैं यहीं तक रोक रहा हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को भी वाइंड अप करेंगे। मुझे ये बताओ,
यहाँ तक कोई ऐसी बात जो दिमाग में नहीं बैठी हो, जो प्रॉब्लम कर रही हो, जिसमें कोई मसला हो, कोई परेशानी हो? बोलो भाई, बोलो बच्चों। ठीक है भाई, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अच्छे तरीके से पढ़ना, ठीक हो गया? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।